मैं अपने पूरे होशो हवास में, आरिशा सुलेमान, तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसके नकारने में सर हिलाने से पहले ही वो तलाक उसके मुंह पर मारता। उसका वजूद जलजलों की आग में छोड़ गया। वो गहरी बेबसी से उस शख्स को देखती रही जो उसका पति था, जिसके साथ उसने शादी से लेकर अब तक वफा की थी। उसे बाजू से पकड़कर गेट तक लाया और गेट खोलकर उसे बाहर सड़क पर धक्का दे दिया। वो सीधा जमीन पर गिरी और पीछे गेट बंद हो चुका था, मगर वो आवाज अभी भी उसके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। ये बांझ है मम्मा, इसके घर वालों ने हमें धोखा दिया है। ये कभी माँ ही नहीं बन सकती, इसलिए मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती थी कि कहीं मैं इसकी सच्चाई ना जान जाऊं। और बाहर जमीन पर बैठी वो मासूम सी जान हिचकियों से रो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके वजूद के परखच्चे बिखेर कर हवा में उड़ा रहा हो, जैसे कोई उसको भरे मजमे में बेलिबास कर रहा हो, जैसे किसी ने उसकी रूह को जख्मी कर दिया हो। वो बहुत मुश्किल से अपने होश काबू करती जमीन से उठी। कैसे वो पापा के घर पहुंची उसे कोई एहसास नहीं था। लाउंज का दरवाजा पापा ने खोला था। वो सुलेमान साहब के करीब हुई थी। मैं बांझ नहीं हूँ पापा, ऊपर वाला गवाह है, मैं बांझ नहीं हूँ। उनकी कमीज मुट्ठी में दबोचकर उनके सीने से लगी हिचकियों से रोते हुए बता रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए। आरिशा, मेरी जान, क्या हुआ है? सुलेमान साहब प्यार से पूछ रहे थे। उसने मुझे तलाक दे दी पापा, उसने मुझे औरत होने की गाली दे दी पापा। ऊपर वाला उससे इंसाफ लेगा, मेरा ऊपर वाला उससे इंसाफ लेगा। वो बड़बड़ाती हुई अपने पापा के बाजू में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। आरिशा, उसकी माँ की दिलकश चीख लाउंज में गूंजी थी। रात की सिहाई ने सड़क को भी सिहा कर रखा था और इस सिहाई में सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी थी जो उस चमचमाती काली कार से सड़क पर पड़ रही थी। मौसम अब आलूद हो रहा था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी, किसी भी वक्त बारिश बरसने के लिए तैयार थी। वो तेजी से गाड़ी चला रहा था, मगर अचानक रात के सन्नाटे को गोली की आवाज ने चीरा। गोली किसी पेड़ की आड़ से चली थी और सीधा उस गाड़ी के टायर में आके लगी। गाड़ी ने एक झटका खाया और गाड़ी सड़क पर रुक गई, जैसे उसे महसूस हो चुका था कि खतरा आसपास है। उसने डैशबोर्ड से अपनी गन निकाली। उसमें मौजूद गोलियां चेक की तो बस 3 गोलियां थी। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकल आया। उसके सामने एक पेड़ की आड़ में कोई साया महसूस हुआ। एहतियात से आगे बढ़ा और उसने निशाना लेकर गोली चला दी। उसे उम्मीद थी कि वहां जो भी मौजूद था उसके कांधे या फिर हाथ पर गोली लग चुकी है, क्योंकि उसने साफ एक चीख की आवाज सुनी थी। इससे पहले वो दूसरी गोली चलाता, सामने वाले ने भी तेजी से गोली चलाई जो सीधा उसके कांधे में आकर लग गई। उसके जिस्म ने एक झटका खाया और गन पर उसकी पकड़ कमजोर हुई और गन उसके हाथ से गिरकर जमीन पर गिर गई। उसने अपने कांधे पर हाथ रखा, उसने अपने कांधे पर हाथ रखा, मगर अब आंखें बंद होने लगी थी, लेकिन वो बेहोश नहीं होना चाहता था। वो कदम कदम चलता पेड़ की आड़ तक आया। शायद वो देखना चाहता था वहां पर कौन है जो उस पर हमला करना चाहता है, मगर पेड़ तक पहुंचने से पहले उसने तेजी से किसी के भागने की आवाज सुनी। वो समझ चुका था कि हमलावर 2 लोग थे। उसने एक को जख्मी कर दिया था और दूसरा शायद अपनी जख्मी दोस्त को लेकर भाग चुका था। फिर उसके कांधों में कहीं दूर से टायर की आवाज पड़ी। शायद कोई मोटर बाइक थी जिस पर बैठकर वो लोग चले गए। उसने पेड़ पर हाथ रखा, खुद को सहारा देने की कोशिश की, मगर लगातार खून बहने की वजह से अब उसकी आंखें खुलने से इनकार कर रही थी। वो वही पेड़ के साथ जमीन पर घुटनों के बल टेक लगाए बैठा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। आंखें बंद होने से पहले उसके कानों ने किसी की आवाज सुनी। शायद कोई लड़की थी और आवाज उसके पास से आ रही थी। उफ, इस टायर को भी अभी पंचर होना था। ये आखिरी वाकया था जो उसके कानों में पड़ा और उसके बाद वो होशो हवास से दूर हो गया। वो हर रोज की तरह आज भी हॉस्पिटल से घर जा रही थी। एक तो मौसम खराब था, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी और ऊपर से उसकी स्कूटी का टायर एक अनजान सड़क पर आकर पंच हो चुका था। वो गहरे खौफ का शिकार हुई। उसने सर पर हेलमेट पहन रखा था, उसके एक बाजू पर डॉक्टर का वाइट एप्रन था और उसके चेहरे पर गहरी बेजारी के प्रभाव थे। यकीनन वो इस मौसम से डरी नहीं थी, लेकिन उसे नागवारी जरूर महसूस हो रही थी। अब वो अपनी स्कूटी के साथ सड़क के बीच में खड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि वो रास्ते के बीच में खड़ी है, तो अब स्कूटी को घसीटते हुए वो एक साइड पर लेकर आई
इससे पहले वो स्कूटी को पेड़ के पास रोकती, उसे एहसास हुआ जैसे वहां पर कोई है। वो घबरा गई, मगर फिर हौसला करते हुए उसने अपना मोबाइल जेब से निकाला। उसकी टॉर्च जलाई, टॉर्च को पेड़ के पास जमीन पर मारा तो उसे किसी के महंगे बूट दिखाई दिए। बूटों से होती निगाह टांगों और टांगों से उसके वजूद पर गई। वो शख्स ब्लैक डिनर सूट में था। धीरे धीरे आरिशा की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ जैसे उसने इस शख्स को कहीं पहले भी देखा है, मगर फिलहाल ये याद करने का टाइम नहीं था कि वो कौन है। उसने देखा कि उसके दाएं कांधे से खून निकलता हुआ उसके कोट में जब हो रहा है। वो शायद ये भी न देख पाती कि उसके कांधे से खून निकल रहा है। वो तो कोट के नीचे पहनी व्हाइट शर्ट को लाल होते देखा तो उसे महसूस हुआ शायद इसे कहीं चोट लगी है। उसके करीब जमीन पर बैठी, सर आप ठीक है? हेलो मिस्टर, उसका कांधा हिलाया। शायद उसकी आवाज से उसको कुछ होश बहाल हुए। उसने अपनी बंद होती जरा सी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कोई नाजुक वजूद उस पर झुका। उसका गाल थपथपा रहा है। मुझे बचाओ। उसके होठ बहुत मुश्किल से हिले। उसने धीमी सी फुसफुसाहट की और फिर वो पूरी तरह होश हवास से दूर हो गया। और अब असल मायनों में आरिशा के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जैसे ही उसने लाइट से जरा अच्छे से उसका चेहरा देखा तो उसे महसूस हुआ कि इस शख्स को गोली लगी हुई है। उसने आसपास देखा तो सड़क से उस साइड पर एक ब्लैक कार खड़ी थी। उसका दरवाजा खुला था। शायद वो इसी शख्स की कार थी और हो सकता है उस पर अभी यहाँ पर हमला हुआ है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसे गाड़ी ड्राइव करनी आती तो थी, तो क्या वो उसे उसकी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाए। ये सोचते हुए उसने हिम्मत की और बहुत मुश्किल से उस बेहोश शख्स को सहारा देकर जमीन से उठाया। बेशक वो हट्टा कट्टा मर्द था और कहाँ वो नाजुक से छुई मुई सी लड़की, मगर फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते उसका फर्ज था कि वो मरीज की जान बचाए और वो किसी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। बहुत मुश्किल से उसके दोनों बाजू से घसीटकर गाड़ी तक लाई। उसे गाड़ी में पानी की बोतल नजर आई। उसने जल्दी से बोतल पकड़ी और उस बेहोश शख्स के चेहरे पर पानी छिड़का कि वो शायद थोड़ा होश में आ जाए, और उसकी उम्मीद के मुताबिक उसके जिस्म में हलचल हुई। प्लीज थोड़ी हिम्मत करें, गाड़ी में बैठे, क्योंकि मैं आपको गाड़ी में नहीं बिठा पाऊंगी। वो अकेली थी। उसके साथ कोई वर्ड बॉय वगैरह होता तो शायद फिर भी संभव था, मगर हॉस्पिटल यहाँ से अच्छा खासा दूर था। उसे पहुँचते पहुँचते ही तकरीबन 15 मिनट तो लगने ही वाले थे। वो अपनी आधी आंखें खोले हैरत से उस लड़की को देख रहा था, मगर वो महसूस कर सकती थी कि उसके होश पूरी तरह बहाल नहीं है। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ है। उसने आरिशा के कांधे पर अपना एक बाजू रखा और सहारे से उठकर वो पैसेंजर सीट पर बैठा। जैसे ही वो बैठा उसके कांधों से और तेजी से खून बहने लगा। आरिशा ने अपने गले से अपना दुपट्टा निकालकर तेजी से उसके कांधे पर रखा और उसका दूसरा हाथ उसके कांधों पर रखा। प्लीज दबा कर रखें, बस चंद मिनट और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सॉरी, मैं आपकी परमिशन के बिना आपकी गाड़ी ड्राइव करने वाली हूँ, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। वो तेजी से कहती घूमकर ड्राइविंग सीट तक आई। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। वो गाड़ी में बैठी दरवाजा बंद किया, सीट बेल्ट पहनी तो तेजी से गाड़ी को स्टार्ट करती हुई सड़क पर भगा दी। वो हॉस्पिटल जा रही थी। वो काफी अरसे के बाद गाड़ी ड्राइव कर रही थी, मगर उसके हाथों में अजीब सी तेजी थी। वो खुद भी हैरान थी कि वो आज भी इतनी अच्छी ड्राइवर है। कभी कभी उसे महसूस होता था शायद वो गाड़ी चलाना भूल ही गई हो, मगर हैरत की बात थी कि वो आज भी पूरी सावधानी और परफेक्ट तरीके से गाड़ी चला रही थी। उसने 15 से 20 मिनट का सफर तेज ड्राइविंग से 5 मिनट में तय किया और उसने उस जख्मी शख्स को हॉस्पिटल के गेट में पहुंचाया। जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल की बड़ी बिल्डिंग के बाहर रुकी, वो जल्दी से बर्ड बॉय को आवाज देने लगी। वो खुद भी इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। डॉक्टर आरिशा की आवाज सुनकर दो वर्ड बॉय तेजी से उसके करीब आए। उसने जल्दी से कहा, स्ट्रेचर लेकर आओ, मरीज को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करो। उसने हिदायत दी। वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात कर रही थी। वर्ड बॉयज ने जल्दी से उसके हुक्म की तामील की और अगले 5 मिनट में वो खुद एक प्राइवेट रूम में उसके पास खड़ी थी और अब सावधानी से उसके कांधे से गोली निकाल रही थी। गोली निकालने के बाद उसने जल्दी से उसका जख्म कवर किया और पट्टी की, लेकिन इतनी ही देर में भी उसका काफी खून बह चुका था। ये तो शुक्र था कि ब्लड बैंक में उस शख्स के ब्लड का सेम ग्रुप मिल गया था, तो उसे ब्लड लगा दिया गया। तकरीबन आधे घंटे बाद उस कमरे से बाहर निकली। उसने मास्क उतारा और एक गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो, क्योंकि अब वो शख्स खतरे से बाहर था। एवरीथिंग ओके डॉक्टर आरिशा?
सीनियर डॉक्टर्स उसे देखकर हैरान थे कि वो अभी आधे घंटे पहले ही तो शिफ्ट पूरी किए घर की तरफ गई थी। यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैं घर जा रही थी, रास्ते में स्कूटी खराब हो गई तो मैंने देखा ये शख्स मुझे जख्मी सड़क पर मिला तो बस मुझसे रहा नहीं गया और मैं इन्हें हॉस्पिटल ले आई। उनकी बात पर सामने खड़े सीनियर्स के चेहरे पर कुछ हैरानी के प्रभाव हुए। इस शख्स को गोली लगी थी और तुमने बिना पुलिस को शामिल किए उसका इलाज कर दिया। हम किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं आरिशा। इस बात पर आरिशा के चेहरे पर कुछ नाराजगी के प्रभाव नजर आए। हम डॉक्टर्स हैं, हमारा पहला फर्ज मरीज की जान बचाना है, ये नहीं देखना कि किसके गोली लगी है या फिर कौन सा मरीज पुलिस केस है। पुलिस की कार्रवाई बाद में पूरी हो सकती है। वैसे भी मैं किसी को सड़क पर मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने किया। वैसे भी अगर पुलिस कोई पूछताछ करेगी तो मैं बता दूंगी कि मैंने इस मरीज का इलाज किया है। न जाने क्यों उसे अपने सीनियर्स की बात पर गुस्सा आया। वो उनसे बहस खत्म करती हुई अपने कैबिन में दाखिल हुई तो उसे ख्याल आया कि घर मामा पापा को फोन करके बता दें कि वो आज नहीं आ सकेगी, क्योंकि फिलहाल उस शख्स के रिश्तेदार से संपर्क करके उन्हें हॉस्पिटल बुलाने वाली थी। जब तक उसके घर से कोई नहीं आ जाता वो जख्मी शख्स को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। हालांकि उसे नहीं जानती थी, उसे जिंदगी में शायद पहली बार देख रही थी, इससे पहली बार मिल रही थी, मगर फिर भी उसे उस शख्स से अजीब सा लगाव हो रहा था। वो कैबिन में आई, वहां बैठी पानी पिया, गहरी सांस ली, फिर मामा को कॉल करके बताया कि वो आज घर नहीं आएगी, कल सुबह आएगी। फिर उसे ख्याल आया कि जिस शख्स को वो हॉस्पिटल लाई थी उसकी गाड़ी में उसका मोबाइल जरूर पड़ा होगा, क्योंकि उसके कपड़ों में उसके वॉलेट के सिवा और कुछ भी नहीं मिला था। वो वहां से उठी और हॉस्पिटल की पार्किंग में आई और उसकी गाड़ी की चाबी से गाड़ी का लॉक खोला और डैशबोर्ड खोला तो उसकी सोच के मुताबिक एक महंगा मोबाइल फोन वहां पड़ा हुआ था। ये उस शख्स का होगा जो अंदर बेहोश प्राइवेट रूम में मौजूद था। उसने मोबाइल बाहर निकाला, मगर वो जानती थी कि मोबाइल लॉक होगा, लेकिन शायद किसी की कॉल आए। वो कॉल उठा तो सकती थी, कॉल नहीं कर सकती थी, मगर आने वाली कॉल रिसीव करके उन्हें सूचना तो दे सकती थी। वो मोबाइल फोन पकड़कर वापस अपने कैबिन में आ गई। अभी कैबिन में आकर बैठी ही थी कि उसके हाथ में मौजूद उस शख्स का मोबाइल फोन बजने लगा। किसी नईम नामी शख्स का फोन आ रहा था। आरिशा ने गहरी सांस लेते हुए बिना सोचे समझे फोन उठाया और कान से लगाया। हेलो बॉस, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, सामने वाले ने बेचैनी से पूछा। मैं डॉक्टर आरिशा बात कर रही हूँ, सिटी हॉस्पिटल से। आपके बॉस को गोली लग गई है तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। आप कृपया यहाँ पर आ जाएं और आकर मुझसे मिलें। आरिशा ने एक ही सांस में सारी बात बताई तो नईम के तो होश उड़ गए। क्या? ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। वो गहरी परेशानी में था। आरिशा ने मोबाइल फोन वापस रखा और अपना सर दबाने लगी। उसके सर में गहरा दर्द हो रहा था। शहर पर एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज हो चुका था। नईम इस वक्त उसके पास उस प्राइवेट कमरे में बैठा हुआ था। किसकी हिम्मत हो सकती है आप पर हमला करे? वो गहरा परेशान नजर आ रहा था। हमजा खान ने नकारने में सर हिलाया। मालूम नहीं, लेकिन मुझे यहाँ हॉस्पिटल कौन लेकर आया? उसने गंभीर लहजे में पूछा। कोई डॉक्टर हैं, उनके पास ही आपका मोबाइल था, उन्होंने ही मुझे फोन करके बताया कि आप यहीं पर हैं, तो मैं यहाँ पर आ जाऊं। मालूम नहीं कौन है, मैंने खुद भी अभी तक नहीं देखा। हमजा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। फिर उसके कानों में वो आवाज पड़ी जो उसने बेहोश होने से पहले सुनी थी। बस चंद मिनट और फिर हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इससे पहले वो दोनों कोई बात करते कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर आरिशा कमरे में दाखिल हुई। उसने चेहरा उठाए हमजा को देखा, तब उसे एहसास हुआ कि शायद उस शख्स को जानती है। फिर उसे याद आया कि शहर का सबसे कम उम्र और मशहूर बिजनेसमैन हमजा खान था। उसके पास ही नईम बैठा हुआ था। नईम उसका राइट हैंड था और उसके सारे कामों में उसकी मदद करवाता था। उसकी निगाह हमजा के चेहरे पर जाकर ठहर सी गई। काली आंखें, खूबसूरत नाखोश, हल्की दाढ़ी, माथे पर बिखरे हुए बाल, कसरती वजूद। वो 30 साल बहुत खूबसूरत और हैंडसम मर्द था। इस वक्त हॉस्पिटल की वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसके बटन खुले हुए थे और उसके कांधे पर पट्टी साफ नजर आ रही थी, जबकि हमजा भी उसी हैरत और बेबसी से उसे देख रहा था। हल्की भूरी आंखों वाली खूबसूरत लड़की, उसके लंबे काले बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। डॉक्टर कोट पहने उसके सामने खड़ी थी। सफेद दूधिया खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत निखित नाकोश, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अब वो उसे सर से पैर देखे उसकी उम्र का अंदाजा लगा रहा था। यकीनन वो 25-26 साल की डॉक्टर थी, क्योंकि उसने डॉक्टर कोट पहन रखा था।
उसकी निगाह आरिशा के चेहरे से होती उसके कोट पर लगे बेज तक गई, जिस पर साफ डॉक्टर आरिशा सुलेमान लिखा दिखाई दे रहा था। वो उसके करीब आई। अब कैसी तबीयत है आपकी? उसने मोबाइल नईम की तरफ बढ़ाया। यकीनन वो समझ चुकी थी कि ये वही शख्स था जिसने कल रात उसे बात की थी। नईम ने खामोशी से मोबाइल पकड़ लिया। बेहतर हूँ। आप कल रात उस बरसाती बारिश में मुझे हॉस्पिटल लेकर आई, इसका बेहद शुक्रिया। हमजा ने नर्म लहजे में शुक्रिया अदा किया। उसे देखकर सारा गुस्सा, सारी नफरत, हर चीज हवा हो चुकी थी। आरिशा ने गहरी सांस लेकर इस बात में सर हिलाया, जैसे उसका शुक्रिया कबूल किया हो। जब आप जानते हैं कि आप एक मशहूर हस्ती हैं और आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो अपने साथ चंद गार्ड्स रखा करें। इस तरह आपका शहर में बिना किसी सिक्योरिटी के घूमना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। वो क्या कह रही थी? हमजा तो जैसे उसे सुन ही नहीं रहा था। वो तो बेहद हैरानी से उसका चेहरा देख रहा था, जो उसके करीब आकर अब खामोशी से उसका कांधा और उसका जख्म देख रही थी। वैसे डॉक्टर, ये कब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे? नईम ने बात करते हुए माहौल पर छाए सन्नाटे को तोड़ा। कम से कम एक दिन तो इन्हें यहाँ रहना ही होगा। बेहतर है यही रहें। मगर नईम जानता था कि हमजा कभी भी चंद घंटों से ज्यादा हॉस्पिटल में रह ही नहीं सकता। वो तो ये भी नहीं जानता था कि उसने इतने घंटे कैसे हॉस्पिटल में गुजार लिए, क्योंकि उसका बस नहीं चलता अभी हॉस्पिटल से भाग जाता। पर अब डॉक्टर आरिशा के आने से पहले वो यही कह रहा था कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाओ। मगर नईम को हैरत का झटका तब लगा जब उसने हमजा को ये कहते सुना, आप जब तक चाहेंगी मैं यहीं रहूंगा, मुझे डिस्चार्ज होने की कोई जल्दी नहीं है। वो आरिशा की खूबसूरती देखकर कहीं खोए हुए लहजे में बोला कि नईम ने झटके से मुंह मोड़े उसे देखा। क्या वाकई ये उसका बॉसी था या फिर कोई अनजान इंसान? आरिशा के होठों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ। वेरी गुड। इससे पहले वो कमरे से बाहर निकलती, हमजा के एक सवाल पर रुक गई। अब आप मुझे दोबारा देखने के लिए कब आएंगे डॉक्टर? उसने इतनी गंभीरता से सवाल पूछा कि आरिशा ने हैरानी से उसे देखा। मेरा मतलब है दोबारा चेकअप करने। उसे अपने शब्दों का अंदाजा हुआ तो जल्दी से अपनी बात दुरुस्त की। फिलहाल तो आपकी वजह से मैं 24 घंटों से हॉस्पिटल में हूँ। अभी तो मैं घर जा रही हूँ। उम्मीद है हमारी कल मुलाकात होगी। आरिशा नरमी से कहती हुई उस कमरे से बाहर निकल गई। उसकी आंखें बता रही थी कि वो सारी रात बिल्कुल भी नहीं सो सकी, इसलिए वो अपने घर जाना चाहती थी और अभी उस सड़क से अपनी स्कूटी लेकर उसे ठीक भी करवाना था, जो वो कल रात छोड़कर आई थी। उसके जाने के बाद भी कितनी ही देर तक हमजा दरवाजे को घूरता रहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जबकि नईम ने बेहद बेबसी से उसे देखा। आपकी तबीयत ठीक है बॉस? क्या वो डॉक्टर आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई? उसने बिना हिचक सवाल पूछ लिया। तो हमजा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। पता कर वो कौन है और ये कहाँ रहती है, उसके बारे में हर चीज जानना चाहता हूँ मैं। और अब नईम को यकीन हो चुका था कि वो डॉक्टर आरिशा में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन सिर्फ एक मुलाकात के बाद ही आपने ये फैसला भी कर लिया? वो गहरी हैरानी से पूछ रहा था। जितना कहा है उतना करो नईम। हमजा ने उसे घूरते हुए टोका तो नईम खामोश हो गया। एक दिन और गुजर गया। अगले रोज भी हॉस्पिटल में मामूल के मुताबिक काम था। वो तकरीबन दोपहर के वक्त हमजा को देखने के लिए उस कमरे में दाखिल हुई जहां पर वो भर्ती था। उसने देखा कि कमरा खाली था, नईम कहीं भी नहीं था। हमजा साइड टेबल पर पड़े गिलास में पानी डालकर पानी पीने की कोशिश कर रहा था, मगर एक कांधे में चोट लगने की वजह से उसे पानी नहीं पिया जा रहा था। ये देखकर डॉक्टर आरिशा तेजी से उसके करीब आई और ग्लास में पानी डालकर गिलास उसके हाथ में पकड़ाया तो हमजा की निगाह उस पर गई। आज उसने बहुत ही खूबसूरत ब्लैक फ्रॉक पहन रखी थी और इस फ्रॉक में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। न चाहते हुए भी हमजा के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। अपने 3 साल जिंदगी के करियर में वो लड़कियों से दूर रहने वाला दिल हारा भी तो एक मामूली सी डॉक्टर पर। अब कैसी तबीयत है आपकी? आरिशा ने कुछ पलों बाद उसके पास स्टूल पर बैठते हुए पूछा। न वो उसकी फाइल स्टडी कर रही थी। बेहतर हूँ डॉक्टर साहिबा, लेकिन अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। आरिशा ने चौंक कर उसे देखा। दर्द की समझ आती है, मगर बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? वो हैरान हुई। लगता है मेरा दिल बीमार हो रहा है, वो कहीं खोए हुए आरिशा को देखते हुए बोला था। मगर आरिशा परेशानी से अब स्टेथोस्कोप से उसका मुआयना कर रही थी। मुझे तो बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है। मुझे लगता है आप अपने बिजनेस की वजह से अपने बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते, इसलिए ये हाल है। वो अब उसे नरमी से डांट रही थी। हमजा खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। सुनने से ज्यादा वो उसे देखने में मशगूल था। आरिशा का मोबाइल फोन बजने लगा
तो वो कॉल पर बात करती कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद नईम कमरे में दाखिल हुआ। पता चल गया है बॉस, आप पर हमला रॉयल्स कंपनी वालों ने ही करवाया है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये लोग टेंडर लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपको रास्ते से हटाकर वो आपको कमजोर करके यह साबित करना चाहते थे कि आप बिजनेस संभालने के काबिल नहीं। मुझे लगता है आपको फौरन आज रात होने वाली इस बिजनेस मीटिंग में जरूर जाना चाहिए। नईम की बात सुनकर हमजा की मुस्कुराहट सिमट गई। वो फौरन गंभीर हुआ। अगर आप कहें तो मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर बनवाऊं, उसने हमजा से पूछना चाहा, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं था कि हमजा जाना चाहेगा या फिर वो इस मामूली सी डॉक्टर की मोहब्बत में अपनी मीटिंग मिस कर देगा। हाँ ठीक है, बनवा लाओ, हमजा ने गंभीरता से हुक्म दिया तो नईम को कुछ हौसला हुआ। कुछ देर बाद ही वो उसके डिस्चार्ज पेपर बनवा लाया था। अब हमजा उसके साथ हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था। उसने इसके बाद आरिशा को नहीं देखा। वो गाड़ी में बैठा और अब नईम उसकी गाड़ी चला रहा था। वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आए थे। आरिशा के बारे में पता किया। उसने गंभीरता से नईम से पूछा। नईम ने इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर आरिशा के वालिद सुलेमान साहब का अपना इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, मगर 2 साल पहले उन्हें बिजनेस में गहरा नुकसान हुआ। किसी दोस्त ने ही धोखा किया था, इसलिए वो गहरे नुकसान में चले गए और उन्हें काफी नुकसान हुआ। उन्हें अपना बंगला, अपना घर, गाड़ियां, हर चीज बेचनी पड़ी। फिलहाल वो एक औसत से घर में रहते हैं। डॉक्टर आरिशा की फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं है। वो इकलौती हैं और उनके माँ बाप हैं जो उनके साथ रहते हैं। 2 साल पहले वो डॉक्टर बनी थी और 1 साल पहले कुछ बताते बताते नईम खामोश हो गया। 1 साल पहले क्या? हमजा ने गंभीरता से पूछा। उसे जैसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। 1 साल पहले डॉक्टर आरिशा की शादी हो चुकी है। शब्द थे कि पिघला हुआ शीशा जो किसी ने हमजा खान के कानों में उतारा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल निकाल कर अपने हाथ से मसल दिया हो। कौन है वो? उसने इतनी सख्ती से पूछा कि नईम भी घबरा कर रह गया। उसके लहजे में गर्मी निकल रही थी। कोई बड़ा मसला नहीं, एक जान जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। हमजा अब गंभीरता से सोचते हुए बोल रहा था। यकीनन उसके दिमाग में उस शख्स की मौत चल रही थी। उसकी जरूरत नहीं है बॉस, नईम ने उसे शांत करना चाहा। क्यों? हमजा ने अपना गुस्सा रोकने की कोशिश करते हुए पूछा। क्योंकि शी इज डिवोर्स। हमजा को अब पहले से ज्यादा गहरा झटका लगा। क्या? उसके होठ हल्के से बाहर रह गए। वो हैरत से बाहर देख रहा था, फिर खुलकर मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अब मेरा रास्ता साफ है। नईम को गहरी हैरत हुई। लेकिन आप एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेंगे? आप ये भी नहीं जानते कि उसे तलाक क्यों हुई थी? आखिर उसमें ऐसी क्या बुराई थी, या फिर उसके पिछले जीवन में क्या मसले हो सकते हैं? नईम उसके साथ बिल्कुल दोस्तों जैसा था, इसलिए नईम उससे हर बात खुलकर पूछ लेता था। और अब भी उसने ये सवाल बहुत गंभीरता से पूछा था। हमजा ने नकारने में सर हिलाया। हर इंसान का पिछला जीवन होता है नईम, पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि अरीशा के पिछले जीवन में क्या था और क्या नहीं। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसका पति कौन था, उसकी शादी कब हुई, उसे कब तलाक हुई। हकीकत ये है कि अब वो सिर्फ मेरी है। जब एक मर्द को मोहब्बत होती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि औरत का पिछला जीवन क्या था। वो बस उसे अपनाता है, क्योंकि उसके लिए औरत का आज मायने रखता है। नईम शायद हैरानी से हमजा को देखता रह गया। उसे तो हरगिज भी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक ही दिन में हमजा किसी से ऐसी मोहब्बत भी कर सकता है। उसे गहरी जलन भी आई कि वो कितना अच्छा सोचता था। शायद डॉक्टर आरिशा खुशकिस्मत थी। 2 दिन गुजर चुके थे। ये रात का वक्त था। वो इस वक्त एक घर के सामने खड़ा था। वो घर कम और छोटा सा बंगला ज्यादा लग रहा था, जबकि बंगले से फैलती जगमगाती रोशनियां ये बता रही थी कि अभी घर के रहने वाले सोए नहीं हैं। उसने एक नजर अपनी गाड़ी पर डाली, जहां 12:35 हो गए थे। घर का नक्शा पहले ही उसने नईम को बता चुका था, लेकिन हमजा अपने प्लान के मुताबिक घर की पिछली दीवार से अंदर कूदा और फिर धीरे से आगे बढ़ने लगा। ये दीवार फांदने वाला उसकी जिंदगी का पहला अनुभव था। शुक्र था बच गया। अगर नईम उसे देखता तो जरूर बेहोश हो जाता, लेकिन वो उसे कल बताएगा, फिर उसका रिएक्शन भी देखेगा। हमजा ने चेहरा मास्क से ढक लिया था। धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहा था। उसे एक खिड़की खुली नजर आई। वो दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए खिड़की से जाना ही एकमात्र रास्ता था। वो खिड़की तक आया, अंदर झांका तो अंदर कोई नहीं था। शायद ये गेस्ट एरिया था। वो खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। अब उसे आरिशा के रूम में जाना था, जिसका फिलहाल उसको अभी पता नहीं था। इससे पहले वो आगे बढ़ता, उसे किचन से कोई आवाज आई। उसने सामने सीढ़ियों को देखा और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
ताकि कोई किचन से निकलकर सामने ना आ जाए, क्योंकि किचन सीढ़ियों से बिल्कुल भी दूर नहीं था। वो ऊपर पहुंचा। 2 कमरों के बाद तीसरे कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। हमजा ने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी खुशकिस्मती थी कि ये वाकई आरिशा का रूम ही था। वो दरवाजा बंद किए पलटा और कदम कदम चलता बेड तक आया। वो वाइट कंबल में दुबकी गहरी नींद में मजे से सो रही थी। खूबसूरत बाल बेड पर बिखरे पड़े थे। उसकी भूरी आंखें इस वक्त बंद थी। वो सबसे खूबसूरत दुल्हन थी कि हमजा कितने ही पल उसके पास बैठा था, उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर बलक की मासूमियत थी और सारी जिंदगी हमजा खान ने इस मासूमियत को ही तलाशा था। हुस्न तो उसने बहुत देखे थे, मगर ऐसी मासूमियत उसे पहली बार देखने को मिली थी। वो हैरान भी था कि ऐसा कौन सा बदकिस्मत शख्स था जिसने इस जैसी खूबसूरत लड़की को तलाक दे दी। ऐसी किस्मत उसकी होती तो कभी तलाक तक ना पहुंचता। वो तो ऐसी औरत को सर पर बिठा कर रखता। इसमें कोई शक नहीं था कि वो चाहे जाने के काबिल है। कुछ पल उसे ऐसे ही देखते ही गुजर गए। उसकी लगातार नजरों की गर्मी शायद वो नींद में महसूस कर गई, इसलिए कसमस आई। हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। उसे आराम से उठाने की जरूरत थी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो घर क्या सारे शहर को इकट्ठा कर ले और नींद में किसी के परफ्यूम की खुशबू महसूस करते। आरिशा के चेहरे पर नागवारी आई। उसकी नींद टूटी। उसने बंद आंखें खोली। वो पूरी तरह जागी नहीं थी, मगर 2 काली आंखें देखते उसके चेहरे पर डर आया। इससे पहले वो चीखती, हमजा ने उसके नाजुक होठों पर अपनी सख्त हथेली रखी। डरो नहीं, साथ उसके कान में फुसफुसाहट भी कर दी। आरिशा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसके दिल की धड़कनों की आवाज हमजा साफ सुन सकता था। उसने अपना मास्क नीचे किया। उसका चेहरा देखते ही आरिशा स्तब्ध रह गई। मैं हटा रहा हूँ, शोर मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बार उसने कुछ सख्त लहजे में कहा था। जानता था वो प्यार से नहीं मानेगी। समझी मैं क्या कह रहा हूँ? उसने एक बार फिर पुष्टि चाही, मगर जवाब अनुपस्थित। डॉक्टर जी सुना कि नहीं? उसने अचानक अपना चेहरा आरिशा के चेहरे के करीब करते कहा, तो वो होश में आई। फिर जल्दी से इस बात में सर हिलाया। इतना कहते हमजा ने अपना हाथ उसके चेहरे से हटा दिया तो आरिशा बिजली की किसी तेजी से दूसरी तरफ बेड से उतरी। आप यहाँ कैसे आए? वो हैरानी से पूछ रही थी। पूछते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाई। खिड़की से आराम आराम से कहता बेड पर बैठा। क्यों आए हैं? जानती थी वो दरवाजे से आने से रहा, इसलिए अगला सवाल पूछा, टाके हटवाने। उसने शांत होते जवाब दिया। क्या इस वक्त? ये वक्त है क्या? हाँ, एक बार फिर एक शब्द ही जवाब आया। वो शांत था, दिमाग काम करता है। ये कौन सा वक्त है आने का? वो भी किसी के रूम में, ऊपर से चोरी छुपे। आरिशा का दिल चाहा कोई चीज उठाकर उस शख्स के सर पर दे मारे। पहली और आखिरी बार, मुझे इस लहजे में बात सुनने की आदत नहीं है। अगली बार बताऊंगा नहीं। हमजा ने नागवारी से टोका। मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का। वो भी गुस्से से भरी। आरिशा ने बहुत गुस्से से उसे देखा। शांति से भी बात हो सकती है। उसके लहजे में बला की शांति थी और आरिशा चुप हो गई। आप यहाँ पर मुझ पर हुक्म चलाने आए हैं, यही समझ लो। कोई ढीठी हो तो हमजा खान से ज्यादा नहीं हो सकता। आप जा रहे हैं या फिर मैं पापा को आवाज दूं? वो गुस्से से कांप रही थी, शौक से। मगर फिर उन्हें यहाँ मेरे आने की वजह बताती रहना। इतना कहते उसने अपनी जैकेट उतारी। क्या कर रहे हैं? वो घबरा गई। पापा, इससे पहले वो चीखती, सख्ती से उसका हाथ आरिशा के होठों तक आ चुका था। बेवकूफ लड़की, टाके हटाने के लिए शर्ट उतारनी पड़ेगी या फिर तुम ऐसे ही टाके हटवा दोगी। उसे आंखें दिखाता गरजा था। ऊपर से वो थी भी मासूम। नींद की कमी से आंखों के डोरे गुलाबी हो गए थे। हमजा का दिल बेकाबू सा होने को मचला, लेकिन वो हमजा था, उसे खुद पर पूरा नियंत्रण था। वो खुद पर काबू करना अच्छे से जानता था। उसकी बात सुनते आरिशा की नजर शर्ट तक गई। उसकी शर्ट के बाजू बहुत टाइट थे और चिपके हुए थे। वो एकदम ढीली पड़ी। वो चेहरा झुका गई। उसने शर्ट उतारी और इस बार वो अपना चेहरा ऊपर ना उठा पाई। रात तन्हाई दोनों कमरे में बंद। ऊपर से मासूफ ने शर्ट भी उतार दी थी कि आरिशा का चेहरा गुस्से और शर्म के मारे लाल हुआ। कुछ पल ऐसे ही गुजर गए। लगता है डॉक्टर जी, आपका इरादा नहीं है कि मैं आज रात यहाँ से जाऊं। हमजा की मुस्कुराती आवाज पर वो होश में आई। तो वो ऐसे नहीं जाने वाला था। ये सोचते हुए बेड तक आती, वो बेड पर बैठ चुका था। आरिशा ने फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ते उसके टाके खोले और फिर वॉशरूम में हाथ धोने चली गई। जब वो बाहर निकली तो वो जैकेट पहन रहा था। थैंक्स, किस लिए? आरिशा ने हैरानी से पूछा। इसके लिए, बाजू की तरफ इशारा करता बोला। इससे पहले वो दरवाजे की तरफ बढ़ता, आरिशा ने आगे बढ़ते उसका बाजू पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं? वो दबे हुए गुस्से से चिल्लाई। क्या मतलब? बाहर जा रहा हूँ।
वो हैरान हुई। आप यहाँ से आए थे? हाँ, तो जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा, लेकिन साथ पापा का कमरा है। वो हैरानी से बोल रही थी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, पहले ही बीमार है, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, वो मुस्कुराते हुए बोला। और आरिशा हैरान हुई कि उसे कैसे पता कि वो बीमार थी। लेकिन साथ पापा का कमरा है, वो हैरानी से बोल रही थी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, पहले ही बीमार है, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, वो मुस्कुराते हुए बोला। और आरिशा हैरान हुई कि उसे कैसे पता कि वो बीमार थी। चलता हूँ, इतना कहते हुए दरवाजा खोले कमरे से बाहर निकला। अरीशा ने सीढ़ियों के नीचे झांक कर देखा। क्या था ये शख्स, दूसरी मुलाकात में ही उसे हैरान कर गया। वो आखिरी सीढ़ी पर थी और वो नीचे खड़ा था। एक पल के लिए हमजा ने पलटते उसे देखा, फिर गहरा मुस्कुराया और फिर खिड़की से बाहर निकल गया। एक पल के लिए आरिशा का सांस रुका। अगर पापा ने देख लिया तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। कुछ ही देर बाद उस सड़क पर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई तो जाकर आरिशा ने अपनी अटकी हुई सांस छोड़ी। न जाने वो ऐसा क्यों था, वो तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं थी। अपना दुखता सर संभालती वापस कमरे में चली गई। उसे कल से बुखार था और आज वो हॉस्पिटल भी नहीं गई थी। यकीनन वो उससे मिलने हॉस्पिटल गया था, उसे वहीं से उसकी तबीयत का मालूम हुआ होगा। इन दोनों की अगली मुलाकात पूरे 1 महीने बाद हुई। वो 1 महीने तक आरिशा के सामने नहीं आया। आरिशा भी शायद उसकी मौजूदगी को भूल गई थी। ये रात का वक्त था और वो वॉशरूम से बाहर निकली तो उसे अपने कमरे में कोई साया महसूस हुआ। इससे पहले वो चीखती, सामने वाले का मजबूत हाथ उसके होठों पर आ चुका था। आरिशा ने हैरत से उसे देखा। उसकी काली आंखें देखते ही वो जान गई कि वो वही था, मगर आज उसके चेहरे पर गुस्सा था। हमजा ने अपना हाथ उसके होठों से दूर किया। ये क्या बदतमीजी है, आप यहाँ फिर आ गए, वो हैरानी से पूछ रही थी। लहजे में नागवारी शामिल थी। हाँ, मेरे कांधे से गोली निकालो, वो बेड पर बैठता शांत लहजे में हुक्म सुना रहा था। आरिशा के सर पर बिजली गिर गई। क्या आपको फिर से गोली लग गई, वो हैरानी से पूछ रही थी। हाँ, एक शब्द ही जवाब आया। आज हमजा के लहजे में कुछ था जिससे आरिशा हैरान हुई। देखें, आपको इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना होगा, कि यहाँ मैं आपका इलाज नहीं कर सकती। वो हंस पड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी गोली तुम ही निकालोगी, उसका बाजू मजबूती से पकड़े अपनी तरफ खींचते हुक्म सुनाया। आरिशा ने एक नजर उसके कांधे पर डाली जहां से खून निकलता। उसका सारा कांधा लाल करता जा रहा था, शर्ट भी सारी खून से लाल हो चुकी थी। वो अंदाजा लगा सकती थी कि शायद गोली लगने के बाद वो सीधा यही आया था, अपने घर भी नहीं गया था। आज वो रात के 10 बजे यहाँ आया था। अगर किसी को पता चल गया कि कोई गैर मर्द उसके कमरे में है तो क्या होगा। ये सोच आते ही आरिशा घबरा गई। उसके लहजे में आज गुस्सा था, जैसे उसे आरिशा पर बहुत गुस्सा हो। लेकिन आरिशा समझ ना सकी कि उसे गुस्सा क्यों था। आप जल्दी से हॉस्पिटल जाएं, वही गोली निकलवाएं। मगर उसने आरिशा की एक नहीं सुनी। एक बार कह चुका हूं ना कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई और हाथ नहीं लगाएगा। उसके लहजे के गुस्से और जुनून को देखते आरिशा परेशान हुई। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। उसके पास बैठते ही उसने फर्स्ट एड बॉक्स बेड पर रखा और कांपते हाथों से गोली निकालने की कोशिश की। गोली बिल्कुल उसके कांधे पर लगी थी। वो शर्ट उतार कर पहले ही दूर कर चुका था। आरिशा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर हो फिर भी हाथ कांप रहे हैं, वो गुस्से से गरजा। पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझसे इस लहजे में बात मत करें, वो परेशानी और गुस्से से मिले जुले भाव से कहती रो पड़ी थी कि अब हमजा का सारा गुस्सा कहीं दूर जा सोया। वो खुलकर मुस्कुराया। आराम से करो, हो जाएगा, उसने कुछ प्यार से कहा। उसने एक बार फिर कोशिश की और इस कोशिश में वो हमजा के बहुत करीब आ गई, ऐसे कि उन दोनों के चेहरे पर एक दूसरे की सांसें पड़ने लगी। उसके सारे बिखरते बाल हमजा के चेहरे पर छा रहे थे। उसने घबराते और कांपते हाथों से बड़ी मुश्किल गोली निकाली। हमजा के चेहरे पर कोई भी तकलीफ का प्रभाव नहीं आया। गोली निकालते उसने बहुत मुश्किल से पट्टी की। उसके हाथ आज बुरी तरह कांप रहे थे। पट्टी करने के बाद उसने वो सारी कॉटन डस्टबिन में फेंकी। हाथ धोते वॉशरूम से बाहर निकली। वो शर्ट पहन चुका था मगर अभी तक वही बैठा था। जल्दी से जाएं, इससे पहले कि कोई जान जाए कि आप यहाँ मेरे कमरे में हैं। वो घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। एक सवाल ये भी तंग कर रहा था कि आखिर वो ऐसा कौन सा काम करता था जिससे उसे 1 ही महीने में दूसरी बार गोली लग गई। मगर वो जाने के बजाय शांत होता सोफे पर बैठा हुआ था। आप जा क्यों नहीं रहे, तो वो दबे गुस्से में चिल्लाई। तो तुम शादी कर रही हो, ये शब्द थे कि पिघला हुआ शीशा जो आरिशा के कानों में उतरा। आरिशा के चेहरे का रंग सफेद पड़ा। वो निगाहें झुका गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ डॉक्टर आरिशा। हमजा के लहजे में गुस्सा था।
वो नहीं जानती वो गुस्सा क्यों कर रहा था। तो शादी ही कर रही हूँ, हर इंसान करता है, इसमें बड़ी बात क्या है। वो अपना गुस्सा रोकते हुए लहजे को जितना संभव शांत कर गई कि हमजा के जिस्म में आग की चिंगारियां भड़क उठी थी। वो सोफे से उठा और उसकी तरफ कदम लेने लगा। उसके गुस्से से घबराकर कदम पीछे लेती गई, इतना कि वो दीवार से चिपक गई, उसके बिल्कुल करीब आया। आरिशा ने डरती आंखें बंद कर ली, उसके कान के पास झुका। उसके परफ्यूम की खुशबू आरिशा के नथनों से टकराई। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमजा खान के अलावा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच सकती हो? जिस दिन तुम्हें पहली नजर हॉस्पिटल में देखा था ना, तभी तुम मेरे दिल में बस गई थी। तभी मैंने तुम्हें अपना बनाने के बारे में सोच लिया था। तुमसे प्यार हो चुका है। एक बार जो चीज मेरी हो जाए वो सिर्फ मेरी ही रहती है। तुमने कैसे सोचा कि तुम किसी और से शादी करने के बारे में सोचोगी भी, और मैं जान नहीं पाऊंगा। तुम्हें तुमसे ज्यादा मैं इस 1 महीने में जान गया हूँ। मेरी हर नजर तुम पर ही होती है। वो अंदर तक कांप गई, उसके लहजे में जुनून शामिल था। कुछ ही दिन पहले ही सुलेमान साहब ने उसका रिश्ता किसी अमीर शख्स से तय कर दिया था, जो आरिशा की दुगनी उम्र का था, और इस बारे में आरिशा बिल्कुल जानती ही नहीं थी। उसके बाप ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे कि उनकी मजबूरी है। उन्होंने जिस शख्स से कर्जा लिया था वो वक्त पर उनके कर्ज की अदायगी नहीं कर सके, तो उस शख्स ने ये शर्त रख दी कि अगर सुलेमान साहब उसका निकाह आरिशा से कर दें तो वो सारा कर्ज माफ कर देगा। क्योंकि उसने एक रोज उसके घर में आते हुए आरिशा को देख लिया था, और तभी से वो आरिशा के लिए पागल हो गया था। और अगर सुलेमान साहब ने उसका निकाह आरिशा से नहीं करवाया तो उसे एक ही दिन में अपनी सारी रकम चाहिए, और अगर वो रकम नहीं दे सके तो या तो वो सुलेमान साहब को जेल भेज देगा या फिर जान से ही खत्म कर देगा। और वो इतना खतरनाक शख्स था कि सुलेमान साहब जानते थे कि वो जो कह रहा है वो कर गुजरेगा, क्योंकि वो शहर के बदमाश लोगों में गिना जाता था। उन्होंने मजबूरन उस शख्स से कुछ अरसा पहले कर्जा लेना पड़ा था, मगर कंपनी और बिजनेस डूबने की वजह से वो कर्ज वापस नहीं कर सके, इसलिए अब वो बहुत मजबूर थे। और आरिशा अपने बाप के जुड़े हाथ देकर खामोशी से मान गई थी, क्योंकि उसने उनके सामने बैठकर बहुत शांति से कहा था कि आपकी तलाक याफ्ता बेटी से अब कोई शादी नहीं करेगा। आरिशा को तलाक क्यों हुई थी अभी तक ये भी एक रहस्य ही बना हुआ था, मगर वो बहुत परेशान रहने लगी थी। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसके सर पर बम फटा था, मगर वो दिल से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि उसका दिल क्यों उसे मना करता जा रहा था, मगर शायद दिल कहीं उस हमजा खां पर आ गया था। वो खुद भी उससे मोहब्बत करने लगी थी। वो था ही इतना खूबसूरत, लेकिन वो इस भाव को मोहब्बत का नाम नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि ये असंभव है। उसका बाप अब अपनी हैसियत खो चुका है। इस तरह एक बिजनेसमैन से शादी करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। दूसरी बात, वो खुद भी नहीं जानती थी कि हमजा उसके बारे में क्या सोच रखता है। उसे बस ये अपना वक्त आकर्षक लगा था, लेकिन वो परेशान रहने लगी थी। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता था, और आज हमजा के होठों से इजहार सुनते वो स्तंभ रह गई। आंखें हिलने से इनकार कर रही थी। उसने महसूस किया कि हमजा का हाथ उसकी कमर पर आया। उसकी कमर में हाथ डाले उसने आरिशा को अपनी तरफ खींचा कि वो उसके चौड़े सीने से टकराई। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी और से शादी कर लोगी और मैं बेखबर रह जाऊंगा? उसके चेहरे पर अपनी जलती सांसें छोड़ते गुस्से से दहाड़ा। आरिशा ने बहुत मुश्किल से अपने दिल की हालत पर काबू पाना चाहा। देखें, इससे पहले वो और कुछ बोलती, अगले ही पल उसकी बोलती बंद कर गया। उसकी नफरत ने आरिशा का सांस रोक दिया। जैसे आरिशा की गर्दन के पास झुकते, आरिशा की शर्ट, गले और कांधे की जगह से हल्की सी सरकाते अपने होठ उसकी गर्दन पर रखे कि वो अंदर तक कांप गई। चेहरे और जिस्म में गुस्से का उबाल तेज हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अगले ही पल वो पूरी ताकत से उसे खुद से दूर ढकेलती हुई चिल्लाई। उसकी हरकत ने आरिशा को ऐसा गुस्सा दिलाया कि वो सारी तमीज लिहाज भूल गई। शुक्र था कमरे का दरवाजा बंद था, इसलिए आवाज कमरे में ही गूंज गई। ये जरूरी था, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हारे वजूद पर तुमसे ज्यादा मेरा हक है। अजीब जुनूनी लहजे में दहाड़ा था कि आरिशा सांस ना ले पाई। आज आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने किसी दूसरे शख्स के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। तुम जानती नहीं हो कि हमजा खान क्या चीज है। 2 दिन बाद उसका निकाह था और आज उसे धमकाने के लिए पहुंच गया। निकाह से इनकार कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली बार मैं निकाह करने आऊंगा। उसका जबड़ा पकड़ते गर्जा और फिर अगले ही पल उसे छोड़ते जल्दी से कमरे से निकल गया। उसे आरिशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वहां से बाहर निकलकर वो चला गया।
वरना यकीनन अपना आपा खो देता। पिछले 1 महीने से वो आरिशा से मिल नहीं पाया था। पहले उसे 2 हफ्ते के लिए एक मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। वहाँ बहुत सारे झगड़े खड़े थे जो उसे संभालने पड़े। उसके बाद वापस आया तो उससे पहले आरिशा से मिलता। नईम ने उसकी बिजनेस मीटिंग थी, इसलिए वो कनाडा चला गया और कनाडा से वापस आते ही उसे 2 हफ्ते गुजर गए। आज ही उसे नईम ने बताया कि आरिशा की शादी तय हो गई है। उसने नईम को आरिशा पर नजर रखने का हुक्म दिया था और ये बात जानने के बाद उसका खून खोल उठा कि उसका बाप कर्ज उतारने के लिए आरिशा की शादी किसी से भी करवा देगा। ये भी नहीं सोचा कि आरिशा किसी ठरकी बूढ़े के लिए नहीं बनी। उसने पहली फुर्सत में ही आरिशा से मिलने का सोचा, मगर इससे पहले ही एक बार फिर उसकी विरोधी बिजनेस पार्टी ने उस पर हमला करवा दिया, क्योंकि वो जानते थे जब तक हमजा खान बिजनेस की दुनिया का बादशाह है कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए उसे रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन अब इन सब में उसके कांधे पर गोली लग गई। इसलिए सीधा आरिशा के पास ही आ गया ताकि उससे गोली निकलवाने के साथ उसका दिमाग भी ठिकाने लगा सके। उसके जाने के बाद वो बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थी। जब से उसके पापा ने कहा था कि उसका निकाह करना चाहते हैं, वो यकीनन ये बात उसे हॉस्पिटल के किसी के जरिए पता चल गई होगी। हमजा ने हॉस्पिटल फोन किए आरिशा की मौजूदगी का पूछा था। उसे पता चला कि वो छुट्टियों पर है और छुट्टियों की वजह कि उसकी शादी थी, तो हमजा के तन बदन में आग लग गई। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। ये महज आरिशा का ख्याल था कि उसने हॉस्पिटल से पूछा होगा, मगर उससे पहले ही नईम बता चुका था। फिर पूरे 2 दिन तक वो उसके सामने नहीं आया। आज उसका निकाह था। उसके दिल के अंदर बेचैनी थी। कहीं ना कहीं उसका दिल भी हमजा के लिए धड़कने लगा, लेकिन वो क्या करती, अपने बाप का सर शर्म से नहीं झुका सकती थी। इसलिए उसे हर हाल में अपने बाप की इज्जत का पास रखना था। वो जानती थी कि उसका बाप इस वक्त जितना मजबूर है, और आखिर वो क्यों किसी गैर शख्स के लिए अपने बाप के खिलाफ जाती। वो शख्स जिसे 1 महीने में दूसरी बार गोली लग गई। पता नहीं वो कौन सा गलत काम करता था जो उस पर जानलेवा हमला होते थे। उसका काम नहीं जानती थी वो। ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ रहता है, फैमिली में कौन है। फिर वो क्यों उसके खातिर अपने बाप के खिलाफ जाती, और वो बाप जिसने सारी जिंदगी उसकी हिफाजत की, उसे सर्द गर्म हवाओं से बचा कर रखा, उसकी परवरिश की, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी, उसे डॉक्टर बनाया, उसे हर हाल में अपने बाप की इज्जत का पास ही रखना था। वो तैयार थी सफेद रंग की फ्रॉक पहने जिसके दामन पर गोल्डन कलर का काम किया गया था। वो कदम कदम चलती अपने दोस्त और कजिन की संगत में सीढ़ियां उतरती नीचे आई। लाउंज में ही निकाह का इंतजाम किया गया था। रियाज मलिक वही एक साइड सोफे पर बैठा था और मुस्कुराकर आरिशा को देख रहा था, मगर आरिशा इस शादी से जरा भी खुश नहीं थी। उसके दिल की दुनिया में पूरी तरह तबाही मची थी। वो खाली दिमाग के साथ लाउंज में दाखिल हुई, पर उसके माँ और बाप ने उसे दोनों तरफ से उसके दोनों हाथ पकड़े, उसे उस खलीज शख्स के पास ला बिठाया। उसने खाली खाली निगाह रियाज मलिक पर डाली, उसे देखकर गहराई से मुस्कुराया, मगर एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने वो काली आंखें लहराई थी। आरिशा को देखते उनकी चमक कैसे गहरी हो जाती थी। ये सब याद आते ही आरिशा का दिल और वीरान हुआ। वो सख्ती से कहकर गया था कि निकाह से इनकार कर देना। वो भरे मजमे में अपने वालिद का सर झुका सकती थी। नहीं, वो इतनी खुदगर्ज नहीं थी। उसका एक हाथ सख्ती से अपने गले तक गया। उसे आज भी यहाँ पर हमजा का स्पर्श महसूस हुआ। वो अंदर तक तड़प गई, जल्दी से अपना हाथ पीछे कर गई। उसका दिल उसे बगावत करने को कह रहा था, लेकिन वो अपने बाप के साथ बगावत नहीं करना चाहती थी। मौलवी साहब भी सामने वाले सोफे पर आकर बैठे। सर, आपकी इजाजत हो तो शुरू करें, मौलवी साहब ने सुलेमान साहब को देखते हुए कहा, तो सर हिलाते इस बात में इशारा दिया। इससे पहले वो निकाह के लिए रजामंदी लेते, लाउंज का दरवाजा एक धार से खुला और इतने सारे लोग दाखिल हुए कि सबने हैरान होते लाउंज के दरवाजे की तरफ देखा। सबसे आगे नईम था और उसके साथ चंद गार्ड्स, जो सारे लाउंज के आसपास फैल गए। सुलेमान साहब का दिमाग पलों में घूम गया। वो समझ ना सके कि यहाँ क्या हो रहा है। कौन हो तुम लोग और ये क्या बदतमीजी है, उन्होंने सख्ती से पूछा था। कोई कुछ कहता इससे पहले वो अंदर दाखिल हुआ। गहले नीले रंग के 3 सूट में तैयार, व्हाइट शर्ट और गोल्डन कलर की टाई लगाए वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बाल नफासत से सेट किए गए थे। अपने कांधे में लगी गोली की परवाह किए बगैर वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले एक अदा से चलता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। अब उनकी तरफ बढ़ रहा था और आरिशा अगला सांस ना ले सकी। वो हैरान और फटी फटी निगाहों से उस राजकुमार को देख रही थी।
जिसका हुस्न वहां मौजूद हर लड़की की आंखों में चमक पैदा कर गया था। सुलेमान साहब की आंखों में हैरत नजर आई। हमजा खान, ये क्या बदतमीजी है? वो कुछ उलझन से पूछ रहे थे। आखिर हमजा खान को कौन नहीं जानता था। हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई। अरे हौसला रखे मेरे प्यारे ससुर साहब, उसने बेबाकी की इंतहा करते, आंखें बिंक करते सुलेमान साहब को कहा था कि उनका चेहरा एक पल में घूम गया और उन्होंने इतने ही सख्त नजरों से आरिशा को देखा, जो घबराई हुई अपने बाप को देखकर नकारने में सर हिला रही थी। ये क्या बदतमीजी है? यहाँ मेरी बेटी का निकाह हो रहा है और तुम इस तरह अपनी फौज के साथ यहाँ धमके। उनका इशारा हमजा खान के गार्ड्स की तरफ था। अरे मैं भी तो इसीलिए आया हूँ, भला दुल्हा के बिना कोई भी निकाह होता है? उसने इशारा किया था। नईम ने आगे बढ़ते दोनों गार्ड्स के सामने हाथ लहराया। गार्ड्स फौरन आगे बढ़े और रियाज मलिक को दोनों बाजुओं से पकड़ते आरिशा के साथ से उठाया। सारे हैरानी और फटी फटी निगाहों से उस राजकुमार को देख रहे थे। ये क्या बदतमीजी है हमजा खान, छोड़ो मुझे, क्यों मेरे निकाह में आकर तमाशा कर रहे हो? वो सख्ती से चिल्लाया, मगर हमजा खामोशी और शांति से उसे देखता रहा था। ये मेरे सारे गार्ड्स कहाँ मर गए हैं? रियाज मलिक अपने सिक्योरिटी हेड को देखकर दहाड़ा। कोई नहीं आएगा क्योंकि बाहर सारे मेरे गार्ड्स के कब्जे में हैं। वो गार्ड्स की भारी संख्या लेकर आया था कि रियाज मलिक दांत पीसता रह गया। आरिशा, ये क्या हो रहा है? सुलेमान साहब ने पहली बार अपनी बेटी से इतने सख्त लहजे में बात की। मैं नहीं जानती पापा। उसने नम आंखों के साथ अपने बाप को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसका इस सारे मामले से कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बाप पहले ही कितने संकट से गुजर चुका है। वो एक छोटी सी गलती करके भी अपने बाप को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। बहरहाल हमजा ने शिकायत करने वाली निगाहों से आरिशा की तरफ देखा। ओह माय डियर वाइफ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और ससुर साहब, आप मेरी इस तरह होने वाली बीवी के साथ गुस्से से बात मत करें। देखे वो खुद कितनी परेशान हो गई। यहाँ पर निकाह तो होगा, लेकिन निकाह सिर्फ मुझसे होगा, क्योंकि मैं डॉक्टर आरिशा सुलेमान से आखिरी हद तक प्यार करता हूँ और ये डॉक्टर आरिशा सुलेमान से डॉक्टर आरिशा हमजा खान बनेगी। वो टांग पर टांग चढ़ाए शांति से बैठा था और सारी दुनिया के सामने अपने प्यार का एतराफ कर चुका था। आरिशा हैरत से उसे देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो निकाह के वक्त इस तरह आएगा और तमाशा करेगा। उसने नईम को इशारा किया। नईम ने पैसों का एक बड़ा बैग उठाकर रियाज मलिक के सामने रखा। शायद वो अपने साथ बैग लाया था। ये रहे तुम्हारे वो सारे कर्ज के पैसे जो सुलेमान साहब ने तुमसे कर्जा लिया था, जिसके बदले तुम उनकी बेटी आरिशा से निकाह करना चाहते थे। और ये तुम्हारे अदा किए गए कर्ज से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तुम अभी यहाँ से जा नहीं सकते। पहले मेरा निकाह होने दो, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। उसने सख्ती से रियाज मलिक को हुक्म दिया, जो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। जबकि हमजा ने उसकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए अब अपना रुख आरिशा की तरफ मोड़ा। चले मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। वो अपने कोट का बटन खोलते हुए शांत होते बैठा। उसका एक हाथ सख्ती से आरिशा की कमर के पीछे आ चुका था कि आरिशा परेशानी और तकलीफ से उस शख्स को देख रही थी जिसे आरिशा के बाप की इज्जत से कोई सरोकार नहीं था। मौलवी साहब परेशानी से सुलेमान साहब को देख रहे थे। देखो हमजा खान, क्यों कर रहे हो ये सब? उन्होंने गहरी परेशानी से पूछा। पहले वो इसलिए उससे गुस्से से बात कर रहे थे क्योंकि वो रियाज मलिक के दबाव में थे, मगर अब क्योंकि वो उनका पलों में सारा कर्ज उतार चुका था तो इस लड़के की हिम्मत पर हैरान थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मोहब्बत करता हूँ आपकी बेटी से, इसलिए इससे निकाह करना चाहता हूँ। क्या अभी भी कोई सबूत चाहिए आपको? इसकी खातिर मैं अपनी सारी दौलत कुर्बान कर सकता हूँ। ये एक बेग तो कुछ भी नहीं। उसके लहजे में घमंड कूट कूट कर भरा था। सुलेमान साहब ने बेबसी से आरिशा को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो भी किसी शख्स से ऐसी ही मोहब्बत की उम्मीद नहीं कर सकती थी। ये जानते हुए भी कि ये तलाक याफ्ता है, तुम इससे निकाह करोगे? शायद वो उससे पूछ रहे थे। शायद वो उसे चेतावनी देना चाहते थे कि अगर वो बाद में उसे तलाक याफ्ता मालूम होने पर उसे तकलीफ देगा तो अभी ही उसे छोड़कर जा सकता है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में गई वो तलाक, ना ही मैं उसका जिक्र चाहता हूँ। आप प्लीज हमारा निकाह करवाएं। वो बार बार इस तलाक के शब्द पर परेशान हो रहा था। इससे पहले सुलेमान साहब अपना फैसला सुनाते, आरिशा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। रुक जाएं पापा, मैं पहले उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, अकेले में, इसके बाद ही ये निकाह होगा। वो देख चुकी थी कि उसका बाप राजी हो चुका है, इसलिए उसने पहले हमजा को अपने पीछे जीवन की सच्चाई बताने का फैसला किया, क्योंकि वो पिछला जीवन बताए आगे नहीं बढ़ सकती थी। हमजा शांति से सोफे से उठा। ओके, मुझे कोई मसला नहीं है,
वैसे भी वो उस लड़की को 1000 बार सुन सकता था। वो सब लोग लाउंज में ही बैठे हुए थे। वो खामोशी से लाउंज से निकलकर घर के पिछली तरफ आ गए। वो अब एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। क्या चाहते हैं आप, ये सब जानते हुए कि मैं एक तलाक याफ्ता हूँ, फिर भी क्यों कर रहे हैं मुझसे निकाह? इतने अमीर हैं आप, लड़कियों की कमी तो नहीं है आपको? वो गहरी उदासी नजर आ रही थी। हाँ, माना कि मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, मगर हर लड़की अगर डॉक्टर आरिशा सुलेमान हो तो मैं किसी से भी शादी कर लूं। मगर दिल तुम पर आया है तो शादी भी तुमसे ही करूंगा ना। आरिशा गहरी हैरान थी। ये शख्स उसे हर दूसरे जवाब पर हैरान कर देता था। ये नहीं जानना चाहोगे कि मुझे तलाक क्यों हुई, कि आखिर ऐसा क्या ऐप था मुझ में? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको बाद में भी कोई बात मालूम हो और बाद में आप मुझे छोड़ने की बात करें। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दूसरी बार तलाक लूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा पिछला जीवन जाने। उसकी बात पर हमजा को तकलीफ हुई थी। वो नहीं चाहता था कि वो पिछले जीवन की कोई भी बात करे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आरिशा, मुझे कुछ नहीं जानना। उसने एक बार फिर आरिशा का हाथ पकड़े नरमी से उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन आरिशा नकारने में सर हिला रही थी। नहीं, मैं बताना चाहती हूँ और आप सुने। अगर आपने मेरा पिछला जीवन नहीं जाना तो मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी, उसने शर्त वाले अंदाज में कहा। तो हमजा ने अपने कांधे ढीले किए और इस बात में सर हिलाया। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसका कान सुनने के लिए तैयार था तो आरिशा ने उससे संक्षिप्त शब्दों में अपनी जिंदगी की हकीकत बताई। समीर पापा के दोस्त का बेटा था। मैंने उसे पहली बार तब देखा जब उसके माता पिता मेरा रिश्ता लेकर आए। मुझे उससे शादी में कोई एतराज नहीं था। मेरे पापा चाहते थे मैं शादी कर लूं। मैंने शादी कर ली, मगर शादी की रात मुझ पर ये राज खुला कि वो किसी और से मोहब्बत करता था। मगर जिससे वो मोहब्बत करता था उस लड़की को उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे। उन्हें अपने बेटे के लिए मैं पसंद थी, इसलिए वो मुझे बहू बनाकर ले गए। उसने शादी की रात ही मुझे बता दिया कि उसे मुझ में कोई मोहब्बत नहीं है, वो मुझसे नफरत करता है और एक न एक दिन मुझे छोड़ देगा। उसने कभी जी भरकर मेरा चेहरा भी नहीं देखा। आखिर क्या कसूर था मेरा? वो तकलीफ वाली निगाहों से उसे देखते हुए पूछ रही थी। हमजा की रगों में गुस्से का उबाल तेज हुआ। उसका दिल चाहा वो शख्स सामने आए और उसका चेहरा नोच डाले। उस लड़की से रोज मिलने जाता था जिससे मोहब्बत करता था, और कभी कभी तो लेट मीटिंग का बहाना बनाकर उसके साथ रातें गुजार कर भी आता था। मगर मैंने कभी उसकी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी भी उसके व्यवहार के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि पापा पहले ही संकट में थे। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं बस उसके कमरे में किसी फालतू सामान की तरह पड़ी हुई थी, जिसे वो मुंह लगाना तो दूर देखना भी गवारा नहीं करता था। शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। अब उसके माता पिता बच्चा चाहते थे। उसने तो मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाया था, तो बच्चा कहाँ से होता? इसलिए उसने अपने माता पिता से झूठ बोल दिया कि मुझ में कोई कमी है और मैं उसे औलाद नहीं देना चाहती और मैं बांझ हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती। न जाने कहाँ से वो मेरी नकली रिपोर्ट्स बनवा कर ले आया और अपने माता पिता को दिखा दी, और उसके माता पिता ने भी उस पर यकीन कर लिया और उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मुझे ये समझ नहीं आती हमजा कि मेरी गलती क्या है, कि मेरा बाप गरीब हो गया था या फिर ये कि मेरे पापा को उनके अपने ही बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया। वो मेरे माता पिता थे, उन्होंने फिर भी मुझे कबूल किया। एक तलाक याफ्ता बेटी को घर में रखा, मुझे दोबारा नौकरी करने की इजाजत दी ताकि मैं हॉस्पिटल जाऊं और इस काम से बाहर निकल सकूं। इस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरे माता पिता की इज्जत पर आँच आए। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप ऐसे आधी रात को मेरे कमरे में आ जाएं। मेरे पापा को पता चल जाता तो वो गम से ही मर जाते। मुझे उस शख्स से कभी मोहब्बत नहीं थी, ना ही मैंने उससे मोहब्बत करने की कोशिश की जिसके घर में मैं 6 माह रही, और उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मैं खा पी रही हूँ या नहीं, मैं कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे तलाक दी गई। ऊपर वाले की कसम, मुझ में कोई ऐब नहीं है। अगर आपको अब भी ये लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर मुझ में किसी किस्म की कमी है, तो आप अभी इस निकाह से मुड़ सकते हैं। मगर प्लीज निकाह करने के बाद मुझे छोड़िएगा मत, क्योंकि आप वो पहले शख्स हैं जिससे मुझे मोहब्बत हुई है और मैं मोहब्बत में और धोखा नहीं खाना चाहती। हमजा ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। वो रो रही थी, उसके आंसू गालों पर बह रहे थे, जिससे उसका सारा मेकअप ही बह रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर भरोसा रखो, और ये बात याद रखो कि परीक्षाएं सिर्फ उन लोगों पर आती हैं जो ऊपर वाले के पसंदीदा होते हैं। और अगर मैंने तुमसे कभी गुस्से में बात भी की है
तो सिर्फ ये सोचकर कि तुम्हें किसी और का होते बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सोचना ही मुझे इतना हौसला देता है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे वफा दो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, मुझे वफा भी दोगी ना? हमजा ने नरमी से पूछा तो आरिशा ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। चलो निकाह करते हैं अब, और इस नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। उसकी बात पर वो नम आंखों से मुस्कुरा पड़ी, और वो हैरान भी थी कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हो सकते हैं। वो दोनों वापस लाउंज में आए तो सुलेमान साहब कुछ परेशानी से उन दोनों को देख रहे थे, और मिसेस सुलेमान भी कुछ परेशान थी। आप निकाह शुरू करवाएं मौलवी साहब। हमजा ने उसे सोफे पर बिठाकर उसके पास बैठते हुए मौलवी साहब से कहा तो सुलेमान साहब के कांधे कुछ ढीले हुए। उन्हें आज सालों बाद ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने उनकी परीक्षाएं कम कर दी हैं। पर यूं कुछ ही देर में उन दोनों का निकाह हो गया। निकाह के बाद वो अपने माता पिता से मिलकर उसके साथ आ गई। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। वो गाड़ी चला रहा था और अब वो उसे अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी मामा की भी तभी मौत हो गई थी। पापा ने दूसरी शादी कर ली। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं उनसे अलग हो गया, क्योंकि वो अपनी दूसरी बीवी और उनके बच्चों के साथ बहुत खुश थे और मुझे उस माहौल में घुटन होती थी, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। और आरिशा खामोशी से उसे सुन रही थी। वो अब हमजा के साथ उसके घर में दाखिल हो रही थी। बेशक बहुत खूबसूरत घर था। उसे सारा घर दिखाने के बाद अब अपने बेडरूम में लेकर आया। रात के साए गहरे हो रहे थे। वो अब चेंज कर चुकी थी और इस वक्त शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। एक वो रात थी जब वो किसी अनचाहे मर्द की दुल्हन बनी थी, और आज एक ये रात थी जब वो किसी की मनचाही बीवी बनकर उसके कमरे में मौजूद थी। हमजा फ्रेश होता वॉशरूम से निकलकर उसके पास आकर खड़ा हुआ, फिर उसे अपने घेरे में लेते उसे बेड पर लाया और उसे बेड पर लिटाकर वो उस पर झुका। सबसे पहले उसके माथे पर होठ रखे। मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए शुक्रिया आरिशा। फिर उसकी आंखों में देखते उसके दोनों गालों पर होठ रखे। मुझे अपनी इज्जत बनाने के लिए आपका भी शुक्रिया। वो भी उसी लहजे में उसके गले पर अपनी उंगली टेस्ट करती बोली थी। हमजा की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो अचानक उसके होठों पर झुका और उसके होठ अपने होठों में लेते वो कतरा कतरा उसकी सांसें खुद में पीता, उसे खुद में ही समेटने पर मजबूर कर गया। वो घबराती, उससे डरती, उसी की पनाहों में छुपी रही थी, और बाहर आसमान पर गहरी होती रात इन दोनों को हमेशा के लिए एक कर गई थी। उसने इस वक्त लाल साड़ी पहन रखी थी, कांधों पर ओवरवाइट शॉल थी। हमजा का हाथ पकड़े वो उसके साथ इस पार्टी में आई थी। हमजा के बिजनेस पार्टनर ने अपने बिजनेस की कामयाबी पर शहर के सबसे बिजनेसमैन को दावत दी थी। वो हमजा के साथ बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी में अपने माँ बाप, हमजा और हॉस्पिटल की नौकरी बहुत अहम थी। वो अपनी जिंदगी में हर परीक्षा के बाद अब शांत हो चुकी थी। हमजा किसी की कॉल पर बात करता थोड़ा फासले पर चला गया, जब अचानक उसकी नजर सामने खड़े मर्द पर गई और किसी ने आरिशा की मुस्कुराहट छीन ली। वो समीर था, उसका पूर्व पति, जो उसे देख चुका था और अब उसकी तरफ ही आ रहा था। मगर ये वो समीर नहीं था जिसने उसे बेइज्जत किए तलाक देकर अपने घर से निकाला था। आरिशा कैसी हो? उसने नरमी से पूछा। उसके लहजे से जाहिर हो रहा था कि वो बहुत बदल चुका है। किसी ने उसका घमंड तोड़ दिया था। ऊपर वाले का शुक्र है, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ मैं, मिस्टर समीर। आरिशा ने कांधों के गिर्द शॉर्ट दुरुस्त करते अपने पेट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर वो देख चुका था जो आरिशा उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो किया मैं जानता हूँ वो गलत था। वो आरिशा हंस पड़ी। माफी? किसी की जिंदगी उजाड़ कर माफी मांगना कितना आसान होता है ना। आप लोगों के लिए मैं हर चीज माफ कर देती आपको, मगर आपने जो मुझ पर बांझ होने का इल्जाम लगाया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। याद रखें, वो सख्ती से कह रही थी। इससे पहले वो कोई और बात करती, अचानक एक लड़की ब्रेक ड्रेस में उसके करीब आई। हेलो मिसेस हमजा, कैसी हैं आप? वो तानिया थी, हमजा के ऑफिस में काम करती थी, मगर आरिशा उसे बहुत पहले से जानती थी। ये वही थी जिससे समीर मोहब्बत करता था। मैं ठीक, आप कैसी हैं मिस समीर? आरिशा ने भी उसी लहजे में पूछा। सॉरी, हम कपल नहीं हैं, हमारी तलाक हो चुकी है, तानिया समीर को घूरते हुए बता रही थी। आरिशा कुछ हैरान हुई। ओह, मगर क्यों? उसने हैरानी से पूछा। ये मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता था, इसे बच्चा चाहिए था और मैं अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। और आपको पता है, इन जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। इसने अपनी पहली बीवी को भी इसीलिए तलाक दी क्योंकि वो बांझ थी, मगर मुझे बेवकूफ बनाया कि तुम्हारी खातिर उसे माता पिता की नजरों में गिराकर छोड़ा है। अगर ये मुझसे मोहब्बत करता था तो उससे शादी ही क्यों की?
मगर खैर अब मैं बहुत जल्द मिस हकीम बनने वाली हूँ। उसने दूर खड़े हकीम की तरफ इशारा किया जो हमजा का बिजनेस पार्टनर था और उसने ये पार्टी दी थी। मगर खैर आपको आने वाले बच्चे की बहुत मुबारक हो, ऊपर वाला इसके नसीब अच्छे करे। उसने आरिशा के भरे वजूद को देखते हुए मुस्कुराकर दुआ की कि आरिशा भी मुस्कुरा दी। आमीन, शुक्रिया तानिया। समीर खामोशी से उनके पास खड़ा था। तानिया की सारी बातें बहुत सहनशीलता से सुनते। इतने में हमजा भी उनके पास आ गया। ये कौन है? हमजा ने जानबूझकर समीर से अनजान बनते पूछा। तो इससे पहले तानिया कोई जवाब देती, आरिशा बोल उठी, ये मेरे पूर्व पति हैं हमजा, और इनसे मिलें। ये मिस्टर समीर, ये मेरे पति हैं। इनके इजहार पर तानिया की आंखें हैरत से खुल गई। उप्स, सॉरी मिस तानिया, मैं आपको बताना भूल गई। जिस पूर्व बीवी की आप जिक्र कर रही थी वो मैं ही हूँ। आपकी वजह से आज मैं किसी समीर नहीं बल्कि हमजा खान के साथ हूँ। सर, शुक्रिया कहना तो बनता है आपका, जिसने समीर जैसे इंसान से मुझे निजात सर शुक्रिया कहना तो बनता है आपका, जिसने समीर जैसे इंसान से मुझे निजात दिलवाई। अगर आपकी वजह से ये मुझे ना छोड़ता तो आज मैं हमजा के साथ ना होती। हमजा ने मुझे वो मोहब्बत दी है जो एक पति अपनी बीवी को देता है। वो प्यार से तानिया का गाल थपथपाकर हमजा का हाथ पकड़े अब उन दोनों से दूर जा रही थी, जबकि तानिया का ऐसा हाल था कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। समीर खामोशी से वापस पलट चुका था। आरिशा अब हंस रही थी। क्या बात है, बहुत मुस्कुराया जा रहा है। हमजा ने उसकी कमर के गिर्द घेरा बनाते उसकी मुस्कुराहट का सदका उतारा। हाँ, बस मैं ये देखकर हंस रही हूँ कि धोखा देने वाले को भी धोखा मिले तो कैसे उनका घमंड टूट जाता है। वाह ऊपर वाले, तेरा इंसाफ। वो खिलखिलाकर हंसती जा रही थी। इतना हंस हंस कर उसकी आंखों में पानी आ गया। वो इतनी हंसती हुई हमजा के सीने से लग गई। वो मुस्कुराकर अब उसके बाद सहला रहा था। आरिशा शायद ही जिंदगी में कभी इतनी खुलकर हंसी थी जितना वो आज हंस पड़ी थी। हॉस्पिटल के उस प्राइवेट कमरे का माहौल शांत था। वो तकियों के सहारे टेक लगाए बैठी थी। हमजा ने नरमी से बच्चे को बेबी कोट से निकाला और उसे आरिशा की तरफ बढ़ाया। आरिशा ने अपने दोनों बाजू खोले और अपने बेटे को अपने बाजू के घेरे में लेते उसका चेहरा देखा। फिर उसके माथे पर होठ रखे। कानों में कहीं दूर से आती पिछले जीवन की आवाजें पड़ी। ये बांझ है मामा, उसके घर वालों ने हमें धोखा दिया है। ये कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बांझ नहीं हूँ पापा, ऊपर वाला गवाह है, मैं बांझ नहीं हूँ। इसने मुझे औरत होने की गाली दी है पापा। ऊपर वाला इससे इंसाफ लेगा। या ऊपर वाले तेरा शुक्र है। उसके होठ हिले। उसने बच्चे को अपने सीने में छुपा लिया, जैसे इस बात का यकीन करना चाहती हो कि हाँ वाकई वो माँ बन चुकी है। हमजा ने आगे बढ़ते उसे अपने घेरे में लिया। शुक्रिया मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत बनाने के लिए। वो उसके माथे पर होठ रख रहा था। आरिशा नम आंखों से हंस पड़ी थी। शुक्रिया हमजा, मुझे पूरा करने के लिए। मुझे आज अपना वजूद पूरा होता महसूस हो रहा है। शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है, उससे मोहब्बत कैसे की जाती है। उसने अपना सर हमजा के सीने पर रखा। बच्चा अब भी उसकी आगोश में था और कमरे के बाहर खड़े सुलेमान साहब और मिसेस सुलेमान खुलकर मुस्कुरा दिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।